कहानी की ओर। दोस्तों, मुर्दाघर एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी व्यक्ति जाने से पहले 100 बार सोचता है। वहां जाने का ख्याल किसी को भी भयभीत करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन मैं इन सब लोगों से अलग था। मुझे वहां जाने में किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं लगता था। मेरा नाम उस्मान है और मैंने कभी भी मुर्दाघर को औरों के नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखा था। अक्सर लोगों की यही धारणा होती है कि जो भी व्यक्ति वहां लाया जाता है उसकी आत्मा क्रियाक्रम होने तक वहीं रह जाती है, परंतु मेरी विचारधारा अलग थी, क्योंकि मैं एक नास्तिक हुआ करता था। ना तो मेरा विश्वास भगवान के अस्तित्व पर था और ना ही शैतान के अस्तित्व पर। मेरे जानने वाले लोग मुझे कई कई बार ये समझाया करते थे कि उस्मान मियाँ, दुनिया में हर किस्म के मामले मौजूद होते हैं। जितना जल्दी आप इस बात को मान लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अक्सर लोग मुझे अपने साथ हुई भूतिया कहानियां भी सुनाया करते थे, मगर मैं हर बात में या तो कुछ कमी निकाल देता था या फिर उस घटना के पीछे के विज्ञान को खोजने में लग जाता था। यानी कि इन सब बातों पर मैं भरोसा नहीं करता था, पर जिंदगी उस तरह से नहीं चलती जैसा कि हम चाहते हैं। दोस्तों, एक दिन मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरी सारी आस्था को समाप्त कर दिया और मैं इन सब चीज़ों पर भरोसा करने लगा। हमें अक्सर विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि विज्ञान ही जीवन की नींव है, हर चीज़ में विज्ञान मौजूद है। इस बात ने मेरे दिमाग में एक अलग ही जगह बना ली थी और अपनी इसी सोच वाली धारा को लेकर मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मैं डॉक्टर बन गया। मेरा मनपसंद काम अपने खाली समय में मुर्दाघर जाकर पोस्टमार्टम किए हुए कटे फटे मृत शरीरों को सिला करता था। मेरे इसी काम ने एक दिन मुझे कुछ ऐसा अनुभव करा दिया जिसकी वजह से मैं कभी भी मुर्दाघर की तरफ जाने के बारे में नहीं सोचा करता था, और अब शायद मैं कभी जा भी ना पाऊँ, क्योंकि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान बचा हूँ। मेरी गलती ने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया था जिससे मुझे अब कोई भी बचा नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तो हमें उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, और यही सबसे बड़ी गलती मैंने भी की थी। तो दोस्तों, आज मैं अधमरी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ और मैंने वो कौन सी गलती की जिस वजह से मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, वो सब तमाम बातें जानकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। ये बात 20 मई 2023 की है। उस दिन मैं अपने रोज़ का काम ख़त्म करने के बाद मुर्दाघर चला गया। मुर्दाघर में जाकर मैंने देखा कि टेबल पर एक बॉडी रखी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसका थोड़ी ही देर पहले पोस्टमार्टम किया गया है। मैंने चपरासी से उसकी फाइल मांगी और पढ़ने लगा तो पता चला कि यह लाश मुझसे उम्र में बहुत ही छोटी थी। कम उम्र के बच्चों की बॉडी पर टाँके लगाने में मुझे बहुत ही बुरा लगता था। उन्हें देखकर मेरा दिल भर आता था। उस वक्त मेरे साथ धर्मपाल था। दरअसल वो चपरासी था, और थोड़ी देर के बाद उस चपरासी ने बोला, डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, मेरा आज का काम ख़त्म हो गया है और माफ़ी चाहूँगा, पर आज रात की शिफ्ट वाला चपरासी नहीं आएगा, तो जब आपका काम पूरा हो जाए तो 27 नंबर के फ्रीजर में इसे रख दीजिएगा। तभी जाते जाते उस चपरासी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ रात में डर लगता है। एक बात और डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी एक लड़की की बॉडी आई थी जिसे 35 नंबर फ्रीजर में रखा हुआ है। उसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। शायद उसके साथ काले जादू जैसी कोई चीज़ की गई है, जिसे देखकर मैं सिंहर उठा। तो आपसे अनुरोध है, आप कृपा करके उसे मत छेड़िएगा। उसके साथ क्या करना है सुबह देख लेंगे। चपरासी के जाते ही मैंने सोचा कि क्या ये फालतू की बकवास करके गया है। मैं सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। कर इन सब बातों को भुलाकर मैं अपना काम निपटाने लगा, और मैं अभी उस बॉडी पर टाँके लगा ही रहा था कि तभी मेरा मन सिगरेट पीने को हुआ, जिसके चलते मैं पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। और उसके बाद मैंने जैसे सिगरेट जलाई तो पता नहीं एक ठंडी हवा का झोंका मेरे करीब से गुजरा, जिससे मैं सिंहर उठा। लेकिन उस वक्त मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। मैं अभी सिगरेट को पी रहा था कि तभी अचानक से उस कमरे की लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई। लाइट को ब्लिंक होता देख मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि ये इमारत पुरानी हो गई है, इसलिए इसकी मरम्मत करनी होगी। लेकिन शायद उस चपरासी को ये बात समझ में नहीं आई। मैं कल उसको समझा दूंगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे में इस कदर शांति पसर गई थी जैसे कि ये एक कब्रिस्तान हो। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और मैं अभी सिगरेट को पी रहा था कि तभी मेरे कानों पर एक आवाज़ आई।
उस आवाज़ को सुनते ही मैं समझ गया कि वो आवाज़ फ्रिज के खुलने की ही थी। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी लाइट एकदम से अचानक से वापस आ गई। लाइट के आते ही मैंने सिगरेट को बुझाया और उसके बाद मैं उस टेबल की ओर बढ़ा। जैसे मैं उस टेबल के पास गया तो मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उस टेबल पर रखी हुई बॉडी नहीं थी। और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया कि भला ये बॉडी नीचे कैसे गिर गई। फिर उसी वक्त मैंने उस बॉडी को उठाया और उसके बाद टेबल पर रख दिया और उसके बाद अपना काम करने लगा। जब आधे घंटे बाद मेरा काम खत्म हुआ तो मुझे थकान की वजह से नींद आने लगी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं बाकी का काम कल निपटा लूँगा या सुबह की शिफ्ट वाला डॉक्टर मेरा बचा हुआ काम पूरा कर देगा। इतना सोचकर मैं उस बॉडी को लेकर के फ्रिज नंबर 27 के पास पहुंचा और जैसे मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो खाली नहीं था। उसमें पहले से एक लड़की की बॉडी रखी हुई थी। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उस चपरासी ने कहा था कि बॉडी को 27 नंबर वाले फ्रीजर में रखना है और इसमें तो पहले से बॉडी रखी हुई है। मुझे उस वक्त उस चपरासी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मैं अब कर भी क्या सकता था, क्योंकि मेरे अलावा वहां पर कोई था भी नहीं जिससे मैं ये बोल सकूं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उस चपरासी को किस बात का डर लग रहा था कि रात के वक्त यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने उस वक्त अपनी बहादुरी के चक्कर में वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि अगर कोई है यहाँ पर तो मुझे डरा कर दिखाओ। उस वक्त ये बोलना शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी मुझे याद आया कि 35 नंबर फ्रीजर के बारे में चपरासी बात कर रहा था। मैं उसके पास गया और जो मैंने देखा वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाऊंगा। जितनी भी मैंने पढ़ाई की थी वो सब की सब धरी रह गई। उसकी फाइल मेरी विचारधारा को क्षतिग्रस्त करने के लिए काफ़ी थी। फाइल में मौत का समय 9:30 बजे 17 मार्च 2023 और आज की तारीख 20 मई 2023 है। ये मुमकिन ही नहीं था उसका शरीर अभी तक बिल्कुल ताज़ा नजर आ सके। जब मैं उसके शरीर को ठीक से देखने के लिए नीचे झुका कि तभी एकदम से उसकी आंखें खुल गईं और उसने मेरा गला पकड़ लिया। अचानक हुए इस हमले से मैं भी चौंक गया और उसके चेहरे पर बड़ी खौफनाक सी मुस्कान आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़वाया और उस फ्रिज को बंद करने की कोशिश की, मगर वो फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी पर वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मैं उस फ्रिज को बंद करने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में ही वो लड़की बोली, अब क्या हुआ, तुझे तो डर नहीं लगता ना? आ तुझे अब मैं डर दिखाती हूँ, अब क्यों भाग रहा है? अपनी सारी ताकत जुटाकर मैंने जैसे तैसे उस ढक्कन को बंद करा और मुर्दा घर का ताला लगाकर अपने घर की तरफ भागने लगा। अभी भी मेरे कानों में वही हंसी गूंज रही थी। मैं बार बार पीछे पलटकर देखता कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। मेरा घर जो कि हॉस्पिटल से बस 10 मिनट की दूरी पर था, आज वो दूरी ना जाने क्यों बढ़ती ही जा रही थी। मुझे भागते भागते करीब 5 मिनट हो चुके थे। मैं अब बहुत ही ज़्यादा थक भी चुका था, पर मेरा घर अभी तक मुझे नज़र तक नहीं आ रहा था। ऐसे ही तेज तेज चलते हुए मेरे पैरों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका था, जिस वजह से मैं किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। और फिर 15 मिनट भागते रहने के बाद जैसे तैसे मैं अपने घर में दाखिल हुआ। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं सीधा बिस्तर पर गिर गया और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आँख भी लग गई। अचानक ही मैंने अपने आप को उसी मुर्दा घर में खड़ा पाया। वहाँ का पूरा माहौल अलग ही खौफ पैदा कर रहा था। पूरा कमरा अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट जली हुई थी, जो मुझसे कुछ ही दूरी पर स्थित टेबल के ऊपर रोशनी करने के लिए जलाई गई थी। अभी मैं वहीं पर खड़ा अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी अंधेरे को चीरते हुए एक सफ़ेद ड्रेस पहनी नर्स मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई तो उसने कहा, अरे डॉक्टर साहब आप आ गए, बहुत देर कर दी आज तो आपने आने में। मुझे लग रहा था आप आओगे ही नहीं। चलो अच्छा है आप आ ही गए हो तो पोस्टमार्टम भी कर दीजिए। बस थोड़ी देर पहले आई है ये बॉडी, ये लीजिए इसकी फ़ाइल।
जब उसने मुझे वो फाइल दी और उसके बाद मैंने उस फाइल को चेक किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल उस फाइल में दी गई सारी जानकारी मुझसे मेल खा रही थी और जब इसी के चलते मैंने उस टेबल पर देखा तो मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मेरी ही बॉडी उस टेबल पर रखी हुई थी। मुझे अपनी बॉडी का पोस्टमार्टम करने को कहा गया था। अपनी लाश को सामने देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी मैं डरा सहमा यही सब सोच रहा था कि तभी उस नर्स ने मुझसे कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ही कर देती हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। इतना बोलकर वो नर्स मेरी बॉडी के करीब गई और उसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उसके नाखून अपने आप ही बड़े हो गए और वो उसी नाखून से टेबल पर रखी हुई मेरी बॉडी को काटने लगी। जैसे जैसे वो अपने नाखून मेरी बॉडी पर चला रही थी तो वैसे वैसे मुझे दर्द महसूस हो रहा था और अब धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। बस अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता था। तभी मैंने उस नर्स से कहा, रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे चिल्लाते हुए मेरी आंख खुल गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक सपना देख रहा था, क्योंकि मैं घर के अंदर मौजूद था। उस वक्त मेरी जान में जान आई और मैं समझ गया था कि मैंने अभी बहुत ही बुरा सपना देखा है। और इसी के चलते अगली सुबह नहाते समय मैंने अपने शरीर पर ठीक उसी तरह के निशान देखे जिस तरह से वो नर्स मेरे शरीर को काट रही थी। तभी मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई सपना नहीं था। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि इतने में ही मेरे पीछे से कोई गुजरा। अब ये साफ हो चुका था कि मैं इस घर में अकेला नहीं था, पर मुझे इन सब बातों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मुझे शायद सदमा लगा है जिसकी वजह से मैं पागल होता जा रहा हूँ। दोस्तों, शाम जब मैं हॉस्पिटल से घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरा पूरा कमरा तहस महस हो रखा था। थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं एक साथ 2 से 3 नींद की गोलियां खाकर सो गया। मुझे लग रहा था वो सपना मुझे दोबारा नहीं आने वाला, लेकिन वो इतनी जल्दी मेरा पीछा भी नहीं छोड़ने वाली थी। मैं फिर से आधी नींद में डर के मारे उठ गया और एक कोने में बैठा रहा। फिर सुबह होते मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। वो परछाई मुझे आज भी नजर आ रही थी। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और हॉस्पिटल आ गया। यहाँ काम ख़त्म करने के बाद मैं मुर्दाघर नहीं गया और मैं सीधा अपने घर पर चला आया। और कल की तरह ही आज भी मेरा रूम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इसी तरह से अब 10 दिन गुजर गए और मेरी तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मैं पिछली कई रातों से सोया भी नहीं था। वो परछाई जो पहले मुझे सिर्फ अपने रूम में मुझसे दूर नजर आया करती थी, अब वो सारा दिन मेरे साथ घूमती। मुझे अब हॉस्पिटल में भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसने अब वहाँ भी मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। वो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती, पर इससे बचने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा था और वो रास्ता था आत्महत्या करने का। शाम को मैं हॉस्पिटल से जब घर आया तो मैंने जहर का इंजेक्शन लगा लिया और कई ऐसी दवाएं खा ली जो मेरे शरीर में जाकर जहर का काम करेंगी। अब शायद मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं दवाइयाँ खाने के बाद सोने चला गया, लेकिन मेरी सोच से उल्टा हुआ। रात को मुझे वही सपना फिर से आ गया और उस सपने के डर से मेरी आंख खुल गई और उसके बाद मुझे उल्टियाँ होने लगी। अभी मैं उल्टियाँ ही कर रहा था कि तभी मुझे उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है डॉक्टर साहब। फिर उल्टी करने के बाद मैं सीधा बिस्तर में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर सुबह उठकर जब मैं नहा रहा था तो मेरी पीठ पर जलन होने लगी। जब मैंने कांच में देखा तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मेरी पूरी पीठ पर काटने के निशान बने हुए थे। मैं अब पूरी तरह से मायूस हो चुका था। मैं जानता था कि वो चुड़ैल मेरे घर में ही कहीं घूम रही थी। मैंने मायूसी भरी आवाज़ में कहा, मुझे पता है कि तुम सब सुन रही हो, प्लीज़ मुझे बता दो कि ये सब कब ख़त्म होगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? मैं चिल्ला चिल्ला के यही सब बोले जा रहा था, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर में हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया, जहाँ से मेरा साथी एक डॉक्टर बोल रहा था, सर जल्दी यहाँ आ जाओ, ऑपरेशन थिएटर में आपकी ज़रूरत है। फिर मैं जल्दी से तैयार होने लगा। हालांकि नींद पूरी ना होने के कारण मेरे जल्दी का काम भी बहुत धीरे धीरे हो रहा था। जब मैं कांच के सामने खड़ा हुआ तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे चैन की सांस आई, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था।
पर जैसे ही मैंने कंगा उठाकर दोबारा ऊपर देखा तो मेरा प्रतिबिंब कांच में नहीं था। मैंने अपनी आंखों को फिर से मसला और दोबारा देखा तो वो मेरे सामने खड़ी थी और उसकी रूह कपकपा देने वाली हंसी को देखकर मैं सुन्न पड़ गया। उसने कांच से अपना हाथ निकाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। कांच टूटकर मेरे चेहरे और शरीर के अलग अलग हिस्सों में चुभ गया। वो इतने में भी नहीं रुकी और उसने मुझे हवा में उछालकर दीवार पर फेंक दिया और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर 2 दिन के बाद मेरी आंख आईसीयू में खुली। तभी मेरे साथी डॉक्टर ने बताया कि जब मैं वक्त रहते हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो किसी को मुझे लाने के लिए भेज दिया गया। फिर उसने बताया कि मैं ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। मेरा बहुत ही खून बह चुका था। कमरे की हालत को देखकर लग रहा था कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। हालांकि मैं असलियत में तो नहीं जानता था कि आपके साथ क्या हुआ। इतना बोलने के बाद वो डॉक्टर साहब चले गए और उसके बाद मैं भी सो गया। लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी हालत फिर से खराब होने लगी। दरअसल मैंने देखा कि अब वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी और उसकी वही खौफनाक हंसी इस प्रकार नजर आ रही थी जैसे मानो मुझे नोच कर खाना चाहती हो। तभी मेरे हाथों में लगी हुई दवाई की बोतल की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। मेरे हाथों की नसें फटने को हो रही थी। मैं दर्द से चिल्लाया और मेरी सांसें उखड़ने लगी। अभी मैं चिल्ला ही रहा था कि तभी डॉक्टर आए और उसके बाद उन्होंने मुझे नींद से भरा इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के बाद मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं बेहोश हुआ तो मुझे सपने में वही चुड़ैल दिख रही थी और सपने में उस चुड़ैल ने कहा, क्यों डॉक्टर साहब, मजा आ रहा है ना आपको? गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से VGPPs के तहत ग्राम पंचायतें अपने उस चुड़ैल ने कहा, क्यों डॉक्टर साहब, मजा आ रहा है ना आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बना लूँगी। जब मेरी आँख खुली तो दोपहर का वक्त था। मेरा वेंटिलेटर चलते चलते अचानक बंद हो गया। मेरी सांसें उखड़ने लगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वेंटिलेटर सेट करने वालों को बुलाया गया। उसने सब कुछ देखा तो उसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक ठाक था। उसने कोई गलती नहीं की थी और फिर दोबारा वेंटिलेटर चलने लगा। मैं बस आखिरी सांस लेने ही वाला था कि तभी मुझे दोबारा जीवन दान मिल गया। मेरा सारा स्टाफ बारी बारी से मुझे देखने आता। कोई मेरे पास बैठकर मुझसे कुछ बातें भी करता। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि आखिर ये चुड़ैल मुझसे चाहती क्या है। मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब चल रही थी। मुझे यकीन होने लगा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे साथी डॉक्टर मेरे पास आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी ये हालत आखिर हुई तो हुई कैसे? आप तो अच्छे खासे थे, तो ये सब कैसे हो गया? उस डॉक्टर की बात सुनते ही जब मैंने उससे बोलना चाहा तो पता नहीं मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। मैं बोलने की कोशिश तो करे जा रहा था लेकिन मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से मेरी आवाज़ को क्या हो गया। जब मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया तो डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ सर, बोल क्यों नहीं पा रहे हो आप? उसके ये बोलते अचानक से मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई और मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। जब मैंने ये सब बोला तो मुझे लगा कि मुझसे ये सब बुलवाया गया है, क्योंकि जब भी मैं उन्हें ये सब सच बताना चाहता था तो तभी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती थी। मैं समझ गया था कि वो चुड़ैल कभी भी किसी को अपने बारे में बताना नहीं चाहती है, जिसके चलते मैंने अपने साथी डॉक्टर से कुछ ज़्यादा बातें नहीं की और वो भी चले गए। अब मैं अकेला ही मौजूद था। रात भी उस वक्त हो रखी थी। मुझे अब थोड़ा नॉर्मल महसूस होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ने लगी थी। क्योंकि मेरी आखिरी सांसें जैसे निकलने को रहती तो मैं फिर से जी उठता। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मेरी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। सभी लोग इन सब बातों से परेशान थे कि रोज़ाना सुबह मुझे जो खून चढ़ाया जाता, शाम होते होते वो कहाँ गायब हो रहा था। मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा और मैं बस ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा रहा। मेरा इलाज तो बहुत हो रहा था लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक रात जब मैं लेटा हुआ था तो तभी एकदम से उस रूम की लाइट ब्लिंक होने लगी। मुझे डर लगने लगा कि ये सब क्या हो रहा था। डॉक्टर को आवाज़ भी लगा रहा था पर कोई भी मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। मैं डरा सहमा वहीं पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से लाइट बंद हो गई और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि रूम के अंदर कोई है। मैं ये तो समझ गया कि हो सकता है कि यहाँ पर वही चुड़ैल है।
अभी मैं वही सब सोच रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई। क्यों डॉक्टर साहब, अब यकीन आया आपको कि ये सब भूत चुड़ैल होते हैं कि नहीं? ये आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी दिल की धड़कनें अब तेज होने लगी थी। मेरे शरीर में अब एक कपकपी होनी शुरू हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उस वक्त मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं अपनी एक उंगली भी उठा पाऊं। मगर फिर भी मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर घंटी बजाई और एक नर्स मेरे पास भागते हुए आई। मैंने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझे जहर दे दो। मेरे ये कहते ही वो नर्स बोली, क्या बोल रहे हो सर आप? क्या हुआ आपको? बताओ तो सही, कोई परेशानी है क्या आपको? उस नर्स के बोलते मैंने उससे बोला, बस मुझे मरना है, जीना नहीं है मुझे अब। जब मैंने उस नर्स से ये कहा तो उसने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद वो चली गई। उस नर्स के जाते मैं घबराने लगा। अभी मैं अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो वो चुड़ैल मेरे पैरों के पास बैठी मेरा खून चूस रही थी। मेरी तरफ देखकर उसने एक आखिरी बार अपनी वही खौफनाक हंसी के साथ मुझसे बोला, क्यों आया ना यकीन आपको? उसके बोलते मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? दोस्तों मेरे ये बोलने के बाद उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसके बोलने के बाद आज मैं अधमरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी मौत कब हो जाए वो मुझे भी नहीं पता। मैं जब भी मरने की कोशिश करता हूँ तो मैं बच जाता हूँ, यानी कि शायद वो मुझे मरने नहीं देती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ।